अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एडवांस अकाउंटिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये थ्री स्टेप्स हैं या थ्री पार्ट्स हैं। इन थ्री पार्ट्स को मिलाकर हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है इनकम स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, थर्ड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? एन इनकम स्टेटमेंट इज वन ऑफ द थ्री मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। इनकम स्टेटमेंट किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करता है या किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। और इन थ्री जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें मेजर स्टेटमेंट कहलाता है। सेकंड नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट outlines the changes in retained earnings for a company over a specific period, specified period. जो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो आउटलाइन और चेंजिंग को डिस्कस करता है। रिटेन अर्निंग के अंदर होने वाली चेंजिंग को डिस्कस करता है कि पूरे साल में अकाउंटिंग पीरियड में रिटेन अर्निंग में कितनी चेंजिंग आई। और ये भी कह सकते हैं ये जो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है ये ब्रिज का रोल प्ले करता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के दरमियान। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के दरमियान ये ब्रिज का रोल प्ले करता है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। थर्ड इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट is a statement of the financial position of a business that lists the assets, liabilities and owner's equity at a particular point in time. बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है और ये एक लिस्ट बताती है कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और तीनों स्टेटमेंट हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इसको पढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको कि टॉपिक हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और जो बच्चे उन क्लासेस में अटेंड प्रेजेंट नहीं थे तो उनके लिए थोड़ा सा ये कि बेस भी क्लियर हो जाएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको व्हाइट बोर्ड पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी बेस क्लियर कर लें। सबसे पहले हमने लिखी है सेल्स, सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट प्लस करके यहाँ पर लिखा है आपने। सेल्स में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट का टोटल माइनस किया, ये आ गई आपकी नेट सेल्स। हेडिंग लगाई आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, देन मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग, देन परचेज, परचेज में ट्रांसपोर्ट इन प्लस किया, ये टोटल परचेज, ये परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट को प्लस करके यहाँ पर लिखा, ये टोटल परचेज में से इसका टोटल माइनस किया तो नेट परचेज, ये बिगिनिंग इन्वेंट्री को और नेट परचेज को प्लस किया, ये आ गई मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस की, ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दिया, नेट सेल में से सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस किया, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग लगाई आपने, उसमें एक्सपेंस लिखे जितने भी एक्सपेंस हैं, अब वो सैलरी एक्सपेंस हो, रेंट एक्सपेंस हो, डेप्रिसिएशन हो या बैड डेट्स हो, जितने भी एक्सपेंस हैं उन तमाम एक्सपेंस को टोटल करके यहाँ लिखा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये एक्सपेंसेस माइनस किए, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। फिर आपने इनकम टैक्स माइनस कर दिया, ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स। फिर आपने इसमें अदर इनकम अगर है तो प्लस कर दी, ये आ गई आपकी टोटल प्रॉफिट। अब सवाल ये है कि जो एक्सपेंस है ना इसको थोड़ा समझने के लिए हमने इधर फॉर्मूले लिखे हुए कुछ। ठीक है, सब पढ़ चुके हैं तो उसको मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ इसका। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, अगर ऊपर एक्सपेंस लिखा हो ऊपर मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस में अगर एक्सपेंस गिवन है और नीचे भी एक्सपेंस लिखा हुआ है यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी एक्सपेंस लिखा हुआ है तो आप नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाला एक्सपेंस लेंगे। चाहे नीचे एक्सपेंस कम हो चाहे एक्सपेंस ज्यादा लिखा हो, अगर दोनों जगह एक्सपेंस आ जाए लिखा हुआ या नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ आ जाए तो नीचे जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो एक्सपेंस लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिख देंगे।
समझे यहाँ पे 2000 है, नीचे ऊपर 5000 है, तो नीचे 2000 इधर आ जाएगा। कौन सा एक्सपेंस है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी एक्सपेंस, इधर आ जाएगा 2000। ये इधर बात करते हैं हम, इधर भी एक्सपेंस लिखा हुआ है, इधर भी एक्सपेंस लिखा हुआ है, इधर भी ऊपर नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है, नीचे एक्सपेंस कम है, इधर ऊपर एक्सपेंस कम है, नीचे ज्यादा है, यानी इधर एक्सपेंस नीचे की तरफ कम है और इधर नीचे ज्यादा है, यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में यहाँ एक्सपेंस कम है, यहाँ डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्सपेंस ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने आपसे अभी बोला कि नीचे एक्सपेंस यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्सपेंस कम हो या एक्सपेंस ज्यादा हो, जो नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्सपेंस लिखा वो आएगा डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी 2000 आएगा और ये 8 है तो 8000 इधर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, थर्ड में भी ये कॉन्सेप्ट है, प्रीपेड लिखा हुआ है, नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है, जब नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है तो ऊपर नहीं देखना, डायरेक्ट एक्सपेंस आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले लेंगे। अब इसको समझे, लिखा हुआ है कि एक्सपेंस आपने 7000 एलोकेट किया था, ऊपर ट्रायल बैलेंस में 7000 लिखा हुआ है और नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि 7000 खर्च नहीं हुआ, इसमें से 2500 बच गए। प्रीपेड का मतलब है खर्च नहीं हुए, बच गए। 7000 में से 2500 बच गए, इसका मतलब है 4500 खर्च हो गए, एक्सपेंस हो गया, वो एक्सपेंस यहाँ पर लेंगे। ये लिखा हुआ है कि आपने एडवांस दिया था 4000, जो कि प्रीपेड में है, इस वक्त 4000 है। नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि एडवांस 4000 नहीं है, एडवांस अब 3500 रह गया, इसका मतलब है 500 एक्सपेंस हो गया। बिल्कुल उसी तरह मैं आपसे पूछूं आपके पास सुबह कितने पैसे हैं, आपने बोला मेरे पास 1000 रुपीज थे, अब शाम में मैं आपसे पूछूं आपके पास कितने हैं, आप बोलेंगे मेरे पास 200 बचे बस, इसका मतलब है कि आपके पास 800 रुपीज कंज्यूम हो गए। ठीक है, एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस यहाँ पर आएगा। ऊपर लिखा है एक्सपेंस 8000, नीचे लिखा है पेबल 3000 रुपीज, तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंस में पेबल को प्लस कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 8 और 3 11,000 एक्सपेंस यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये तो 1 2 3 4 5 6 ये एक्सपेंस थे, पहले एक्सपेंस डिस्कस कर लिया हमने, ये भी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन बैड डेट्स, इनको भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ये बैड डेट्स है, इधर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है भाई, इसको बैड डेट्स कर दें, बैड डेट्स। ठीक है, पहले हम जरा ये डेप्रिसिएशन डिस्कस कर लें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा हुआ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, ऊपर फर्नीचर 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख का 10% निकाला, आया 10,000 यहाँ पर एक्सपेंस आएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% बाय रिटर्न डाउन मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप कॉस्ट में से ये जो ऊपर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है माइनस करेंगे, यानी 1 लाख में से 20,000 माइनस किए, 80,000 बुक वैल्यू आ गई। अब बुक वैल्यू के ऊपर आप रेट लगाएंगे, 10% 8000 डेप्रिसिएशन आया, वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बैड डेट्स की बात करते हैं। बैड डेट्स में लिखा हुआ अलाउंस फॉर बैड डेट्स 10% ऑन अकाउंट रिसीवेबल ईयर एंड, तो अकाउंट रिसीवेबल 80,000 लिखा हुआ है, 80,000 का 10% निकाला, आया 8,000। 8,000 से आप इधर एक्सपेंस नहीं लेंगे, पहले आप देखेंगे ऊपर क्रेडिट या डेबिट में कोई बैलेंस तो नहीं है अलाउंस का। ऊपर अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में 5,000 है, आपने 8 में से 5 माइनस किया, 3,000 आ गया, 3,000 का एक्सपेंस यहाँ लिख गया। सेकंड लिखा हुआ अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5% ऑन नेट क्रेडिट सेल्स, ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, ये बैलेंस शीट अप्रोच से निकाला है बैड डेट्स। बैलेंस शीट अप्रोच में अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर रेट अप्लाई होता है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में सेल्स के ऊपर रेट अप्लाई होता है। ठीक है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5% ऑन नेट क्रेडिट सेल्स, तो नेट क्रेडिट सेल के लिए आपने क्या करना है, सेल जो कि हमें दी हुई है यहाँ पर कितनी है, 4 लाख रुपीस है, और सेल रिटर्न हमारे पास 5,000 है। हमने क्या किया, 4 लाख में से 5,000 माइनस किया, 3,95,000 आया, इसका 5% निकाला, 19,750 आया, ये एक्सपेंस यहाँ पर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 मेथड थे जिसके जरिए आप एक्सपेंस को कैलकुलेट करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख देंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो नीचे अदर इनकम लिखी हुई है, ये लिखी हुई अदर इनकम, ये अदर इनकम कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, यहाँ पर जो लिखते हैं हम, ये लिखी हुई यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकम जो है 5,000 है, नीचे लिखा हुआ है, नीचे का मतलब है डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि इनकम 3,500 है। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह इनकम लिखी हुई आ जाए तो नीचे वाली इनकम को कॉपी करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे कमीशन इनकम, ये जो भी इनकम है वो इधर लिख देंगे। इसी तरह नीचे देखते हैं, अगर अनअर्न्ड लिखा हुआ है 5,000, नीचे इनकम लिखा हुआ है, तो भी इनकम नीचे वाली इधर कॉपी करेंगे। यानी दोनों केसेस में एक चीज क्लियर हो रही है, अगर ऊपर इनकम लिखा हुआ हो या ऊपर अनअर्न्ड लिखा हुआ हो, अगर नीचे इनकम लिखी हुई आ गई, इधर देखें ऊपर इनकम है, नीचे भी इनकम है, इधर ऊपर अनअर्न्ड है, नीचे इनकम है,
यानी इधर भी इनकम नीचे, इधर भी इनकम नीचे। नीचे अगर इनकम लिखी हुई आ गई, नीचे का मतलब है डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अगर इनकम लिखी हुई आ जाए तो आप उसी वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर दें, यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अनर्न की इसमें लिखा हुआ है कि इनकम जो है 5000 है, इसमें लिखा हुआ है अनर्न 3500 है। अगर ऊपर इनकम लिखी हुई आ जाए, नीचे अनर्न लिखा हुआ आ जाए तो हम डिफरेंस लेंगे। यानी 5000 आपने अर्न कर लिए थे, आप बोल रहे हैं कि आपने 5000 अर्न कर लिए, आपने लिख दिया ऊपर ट्रायल बैलेंस में, मगर बाद में आप कैलकुलेट करते हैं, पता चलता है आपने 3500 अर्न नहीं किए। 5 में से 3500 आपने अर्न नहीं किए, इसका मतलब है 1500 आपने अर्न कर लिए। 1500 यहाँ पर कॉपी कर देंगे। अनर्न हमारे पास 5000 है, और सेकंड स्टेप देखते हैं, अनर्न हमारे पास 3500 है। अनर्न में से अनर्न माइनस करेंगे और डिफरेंस इनकम आएगा, वो इनकम भी इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इनकम स्टेटमेंट का। और इनकम स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में वैल्यूज किस तरह पुट करते हैं, और खास तौर पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जो वैल्यूज होती हैं वो एक्सपेंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और आखिर में जो नेट इनकम से पहले जो अदर इनकम है वो अदर इनकम को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये मेथड हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन एंडिंग। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन एंडिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास रिटेन एंडिंग का ओपनिंग बैलेंस आता है, जो कि 5 ईयर में आपको गिवन होगा, आप इधर लिख देंगे। नेक्स्ट फिर आपको जो नेट इनकम हुई है, अभी क्वेश्चन में आपको जो नेट इनकम हुई होगी बिल्कुल लास्ट में, ये वाली वैल्यू जो बिल्कुल आखिर में लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू उठा के आप जो है यहाँ पर लिख देंगे, और रिटेन एंडिंग के बिगिनिंग बैलेंस में नेट इनकम को प्लस करके टोटल वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद स्टॉक डिविडेंड और कैश डिविडेंड अगर गिवन है, दोनों है दोनों, वरना एक है तो एक यहाँ पर लिख देंगे। तमाम स्टॉक जो है डिविडेंड्स यहाँ पर आ जाएंगे, और रिजर्व भी इधर आ जाएगा, और इनको प्लस करके यहाँ माइनस के साइन लगा के इसमें से माइनस कर देंगे। यानी 1 2 3 इन तीनों को इस बैलेंस में से माइनस कर देंगे, तो ये फाइनल अमाउंट आ जाएगी इसकी रिटेन एंडिंग का एंडिंग बैलेंस। ठीक है, और ये एंडिंग बैलेंस हमारी जो है बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, और ये बैलेंस शीट में यहाँ पर आएगा ये लिखा हुआ। ठीक है, ये है रिटेन एंडिंग का बैलेंस। अच्छा भैया, बैलेंस शीट को डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास बस एक चेंजिंग या ये जो इंटर के स्टूडेंट हैं उनको उनके लिए बताता चलूं कि इंटर में इस तरफ आपके राइट हैंड पे एसेट्स होते थे, और आपके सॉरी लेफ्ट हैंड पे एसेट्स होते थे, और राइट हैंड पे आपकी जो है इक्विटी हुआ करती थी। मगर यहाँ पे रिवर्स से आपके लेफ्ट हैंड पे इक्विटी हो गई और राइट हैंड पे आपके एसेट्स आ गए। कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है, कॉर्पोरेशन की जो बैलेंस शीट बनती है वो ऐसे ही बनती है। कंपनी अकाउंटिंग की बैलेंस शीट जो है वो इस तरह बनाते हैं हम। सबसे पहले हेडिंग लगेगी रजिस्टर्ड कैपिटल 50,000 शेयर्स 10 ईच, जो भी लिखा हुआ होगा ऊपर उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। रजिस्टर्ड कैपिटल जो होता है इसको हम टोटल में प्लस नहीं करते। रजिस्टर्ड कैपिटल का टोटल को हम टोटल में प्लस नहीं करते। इसको अगर हम लाइन लगा दें यहाँ पर तो इससे ये होगा कि ये टोटल में ऐड नहीं होगा, इसको अंडरलाइन कर दें, नहीं हो रहा फिलहाल। इसको आप टोटल में प्लस नहीं करेंगे, जो टोटल नीचे लिखा है इसमें प्लस नहीं करते। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड कैपिटल, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमारे पास टोटल 50,000 के शेयर से 10 ईच 5 लाख रुपीज के। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी में आपके सबसे पहले आएगा पेड अप कैपिटल, देन रिटेन एंडिंग का एंडिंग बैलेंस, शेयर्स प्रीमियम, ये सब गिवन होगा 5 ईयर में। अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आ गई, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी पेबल। ठीक है, इससे जितने भी पेबल हैं एक्रूड है वो इधर आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में डिबेंचर पेबल, बैंक लोन, कैश डिविडेंड पेबल और स्टॉक डिविडेंड पेबल। ये भी आप जो है बेहतर होगा कि इसको आप ऊपर लिख दें, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में लिखना है ये। कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड ऊपर इधर लिखेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट आपका आ गया रिजर्व एंड फंड, लिख देते हैं यहाँ पर इसको, बल्कि कैश स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, कैश स्टॉक डिविडेंड यहां पर आ जाएगा आपका। अच्छा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आपका डिबेंचर पेबल हो गया, आपका लोन बैंक लोन हो गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई। रिजर्व के अंदर रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज और रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन, और जितने रिजर्व यहाँ आ जाएंगे टोटल हो जाएगा। अब इस तरफ आते हैं, हमारे पास इधर करंट एसेट्स है जिसमें कैश और बैंक की वैल्यू इधर आ जाएगी।
अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस करके अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की ये एंडिंग अमाउंट है। ऑफिस सप्लाईज जो अभी कंज्यूम नहीं हुई है वो यहाँ आएगी। मार्केट सिक्योरिटीज करंट एसेट्स है, प्रीपेड भी इधर आ जाएंगे। इसके अलावा जो आपका फिक्स एसेट्स है उसमें लैंड हो गया। इक्विपमेंट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट वैल्यू आएगी। प्लांट एसेट्स, मशीनरी, गुडविल और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वाहिद एक्सपेंस जो एक्सपेंस नहीं होता वो फिक्स एसेट्स में आता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, इसको हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे, फिर किसी टाइम इसको डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट को बनाने के लिए अब जहन में रखें कुछ फार्मूले लिखे हुए। वही ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से निकाले हमने कि अगर ऊपर एक्सपेंस नीचे एक्सपेंस हो, नीचे वाला एक्सपेंस कम हो तो डिफरेंस से प्रीपेड आता है। प्रीपेड आपको पता है कहाँ लिखा हुआ है, इधर। ऊपर भी एक्सपेंस नीचे एक्सपेंस हो और नीचे वाला एक्सपेंस ज्यादा हो तो डिफरेंस से पेबल आता है, और पेबल हम लिखेंगे लायबिलिटी के अंदर। ऊपर प्रीपेड नीचे एक्सपेंस हो तो डिफरेंस हमारा प्रीपेड होगा, प्रीपेड करंट एसेट्स में आएगा। ऊपर एक्सपेंस नीचे प्रीपेड हो तो नीचे वाला प्रीपेड डायरेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। ऊपर प्रीपेड नीचे प्रीपेड हो तो नीचे वाला प्रीपेड डायरेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, इधर नीचे प्रीपेड इधर नीचे प्रीपेड डायरेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। ऊपर एक्सपेंस नीचे पेबल है तो एक्सपेंस है, और नीचे पेबल है तो क्या करेंगे, नीचे वाला पेबल डायरेक्ट इसमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आएगा। अच्छा, इसकी बात करते हैं। ऊपर इनकम नीचे इनकम है तो डिफरेंस अनअर्न्ड होगा, और अनअर्न्ड जो है वो लायबिलिटी में आएगा। ऊपर अनअर्न्ड नीचे इनकम है तो डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस जो है वो अनअर्न्ड है वो लायबिलिटी में आएगा। ऊपर इनकम नीचे अनअर्न्ड है तो नीचे जो अनअर्न्ड दिया हुआ है ये अनअर्न्ड डायरेक्ट लायबिलिटी में आएगा। ऊपर अनअर्न्ड नीचे अनअर्न्ड है तो नीचे वाला अनअर्न्ड भी डायरेक्ट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। बस आपको ये करना है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू जब यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखी हुई, तो आप क्या करेंगे, जो आपने करंट वैल्यू कैलकुलेट की वो, और पिछली वैल्यू जो बैलेंस शीट की जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो दोनों वैल्यू प्लस करके लिखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ऊपर ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 है और इस मरतबा आपने 5,000 निकाला है, तो टोटल ये होगा 25,000। यहाँ पे 25,000 आएगा और एसेट्स में से वैल्यू माइनस करके नेट वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर अकाउंट रिसीवेबल की बात करें तो अकाउंट रिसीवेबल में से जो अप्रोच है इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट अप्रोच से जो आपने बैड डेट्स निकाला है वो इधर से माइनस होके और यहाँ पे नेट वैल्यू आ जाएगी। बाकी इस कॉन्सेप्ट को हम आगे वीडियोस के अंदर व्हाइट बोर्ड पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह इसको सॉल्व करना है। अभी जस्ट आपको थोड़ी सी बेस क्लियर हो जाए, और हम पढ़ भी चुके हैं तो इंशाल्लाह ताला इतना मसला नहीं होगा। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा है कि आप ये सब चीजें पढ़ चुके हैं और आपको क्लियर है। बस एक ओवरव्यू मुझे देना था जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं ये क्लियर हो गए होंगे, और इसके अलावा कोई मसला हो, क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और बाद में हम डिस्कस करेंगे। और बाकी इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड पे ये तमाम जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।